दोस्तों, सेना में जवानों की सैलरी से पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे दिया जाता है, इस विषय पर आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं। और वर्तमान में भारतीय सेना के 3 मुख्य अंग भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना के जवान व अधिकारी यदि सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो वह समस्या है इन जवानों व अधिकारियों की पत्नियों द्वारा सेना में शिकायत भेजकर गुजारा भत्ता की मांग करना। इन जवानों और अधिकारियों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर इन जवानों की पत्नियों ने कई अन्य झूठे केस जैसे दहेज, तलाक, गुजारा भत्ता के केस सिविल कोर्ट में भी कर रखे होते हैं। फिर भी अपने जवान व अधिकारी सैन्य कर्मी पति को और परेश की नीयत से और पैसा घर बैठे मिलता रहे, ऐसी सोच से प्रेरित होकर ये महिला सैन्य अधिकारियों को पत्र भेजती रहती है। और आज के दौर में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर कौन होती है ऐसी महिलाएं? ये वो महिलाएं होती हैं जो झूठी होती हैं और वह अपने सैन्य कर्मी पति की ड्यूटी से ज़्यादा अपने ऐशो आराम पर ध्यान देती है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना में जवान किन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, फिर भी यह उन्हें परेशान करने से नहीं चूकती है। इन सब में लड़की के माता पिता का भी हाथ होता है, वह उसे उकसाते हैं और कहीं पर लड़की के प्रेमी या लड़की खुद किसी प्रेमी के जाल में फंसकर भी ऐसा करती है। सेना के जवानों को कौन सबसे ज़्यादा परेशान करता है? दोस्तों, लालची व धूर्त पत्नी जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, ऐसी महिलाएं सेना के जवानों को और ज़्यादा परेशान करती हैं। सेना में मौजूद महिला कल्याण संगठन है, ये एक प्रकार के NGO हैं, जैसे वायुसेना में अफवाह के नाम से जाना जाता है। इनका फुल फॉर्म है एयरफोर्स वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, यानी वायु संगिनी पत्नी कल्याण संगठन। आर्मी में आवा है, आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, और नेवी में नावा है, नेवी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन। कुल मिलाकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को अलग कर दें तो पीछे बचता है पत्नी या संगिनी कल्याण संगठन। इन सभी NGO में सैन्य उच्च पदाधिकारियों की पत्नियां अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी होती है। और सेना में सेवारत महिला अधिकारियों की भी इन NGO में अवैधानिक रूप से नियुक्ति की जाती है। सैन्य अधिकारियों व जवानों की पत्नियों को इनका मेंबर बनाकर उनसे प्रतिमाह शुल्क लिया जाता है। आजकल ये सभी NGO अपने उद्देश्य से भटक कर अपने जवानों व अधिकारियों की पत्नियों को गुमराह कर महिला सशक्तिकरण करते हुए घर बिखेर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो इनके कहने में आकर खुद अपना घर बिखेर रही है। महिला की शिकायत को सेना प्रशासन कैसे सुनते हैं, तो इसमें हम दोस्तों देख लेते हैं कि महिला द्वारा सीधे अफवाह, आवा या नवा जो भी हो, जिसमें भी उसका पति कार्य करता है, उनके ऑफिस में पहुंचकर सीधे शिकायत की जा सकती है और महिलाएं शिकायत करती है। और इसके अतिरिक्त पत्र भेजकर भी सेना मुख्यालय या यूनिट के कमांडिंग अफसर या कोर के GOC या स्टेशन के AOC को शिकायत कर सकती है। शिकायत प्राप्त होने के बाद इसको संबंधित यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिकारी या जवान कार्य करता है। उस यूनिट का कमांडिंग अफसर उस पर कार्यवाही करता है। कार्यवाही की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। कमांडिंग अफसर द्वारा सेनाध्यक्ष के आदेश होते हैं, उनका पालन किया जाता है। यह आदेश एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसमें प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है कि यदि कोई महिला जो किसी सेना के जवान की पत्नी है वो शिकायत भेजती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वो एक प्रकार का आदेश है जिसमें पूरी प्रक्रिया दी जाती है। उस प्रक्रिया को वह कमांडिंग अफसर द्वारा या ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा फॉलो किया जाता है। वायुसेना में यह आदेश संख्या 3 वर्ष 2013 है और आर्मी में यह आदेश संख्या 24 वर्ष 2001 हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। कमांडिंग अफसर के पास शिकायत पहुंचने पर यह संबंधित जवान को एक कारण बताओ नोटिस देते हैं और उस कारण बताओ नोटिस के साथ में संबंधित जवान को शिकायत की प्रति भी दी जाती है। इस नोटिस का जवाब वापस कमांडिंग अफसर को ही देना होता है, जो कि पूरी फाइल बनकर के कमांडिंग अफसर के द्वारा अपने स्टेशन या कोर कमांडर से कमांड भेजी जाती है, वहां से संबंधित सेना मुख्यालय को भेजी जाती है। चूंकि सेना के पास आरोपों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह पत्नी को सिर्फ गुजारा भत्ता स्वीकार करती है और यह आदेश सेनाध्यक्ष ही कर सकते हैं। जो ये गुजारा भत्ता के आदेश होते हैं वह सेनाध्यक्ष के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं, तभी वह मान्य होते हैं, अन्यथा वह अवैध होते हैं। कहीं कहीं पर हमें ऐसे मामले मिले हैं जहां पर इस प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया गया है। इस कार्यवाही के परिणाम क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये संपूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय है और दूषित प्रक्रिया है। इसमें
कानून का पालन किया ही नहीं जाता है। सेना के द्वारा जिस आदेश का पालन किया जाता है उसको भी इस तरीके से पालन किया जाता है कि जवान पति चाहे कितना भी अपना पक्ष रख ले, उसके पक्ष पर विचार नहीं किया जाता है। इस कार्यवाही के परिणाम में भारतीय सेना में, दोस्तों भारतीय सेना से हमारा संबंध यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों से है। भारतीय सेना में किसी भी जवान या अधिकारी की नियुक्ति यूनिट में होती है, जिसका अर्थ यूनिटी या एकता होता है। इसका दूसरा अर्थ टीम या टीम वर्क भी होता है। लेकिन जब ऐसी शिकायत पर यूनिट के अफसर कमांडिंग द्वारा कार्रवाई की जाती है तो जवान अकेला होता है, उसे टीम वर्क का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि उस जवान का कई अधिकारी व जेसीओ पदाधिकारी साक्षात्कार करते हैं और सच पता होने के बाद भी जवान के खिलाफ ही गुजारा भत्ता आदेश पारित किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक पक्षीय कार्रवाई होती है। जब आप सही हो तो ऐसी कार्रवाई से आपको बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा जवान पर इसका व्यापक असर पड़ता है। ऐसी कार्रवाई संपूर्ण सेना को प्रभावित करती है। हम इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, जिनका हम घटनाओं के माध्यम से कुछ जिक्र करके आपको बताते हैं। सेना से मोह भंग हो जाता है। जवान सेना से कार्य से उसकी दक्षता पर इसका व्यापक असर पड़ता है और वह वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखे होंगे कई जवान ऐसे थे जिन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लिया है। उनके पीछे कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर माहौल खराब है, ये चीज़ सामने आई है और उनमें ज़्यादातर मामले इस प्रकार के थे। अत्यधिक शराब का सेवन करना व खुद पर नियंत्रण खोकर असहज महसूस करना। जब जवान यूनिट में ड्यूटी पर होता है तो प्राय अकेला होता है, उसके पास दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। यदि किसी को आप कह भी देते हो तो उसको समझने वाला कोई नहीं है। इस वजह से जवान की प्रवृत्ति में अत्यधिक शराब का सेवन बढ़ जाता है और उसके बाद वह खुद को असहज महसूस करते हैं। कभी कभी अपने ऊपर से नियंत्रण भी खो देते हैं। कभी कभी जवान द्वारा साथियों की हत्या करना जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार इतने इंटरव्यू हो जाते हैं जवान के, इतने साक्षात्कार हो जाते हैं काउंसलिंग के माध्यम से या उसको इस ऐसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है कि पहले प्लाटून कमांडर, फिर जेसीओ कमांडर, फिर कार्यकारी अधिकारी, फिर कमांडिंग अफसर, बीच में कोई कोर के कोई है कमांडर, पता नहीं कितने कमांडर है, पदाधिकारी है। उसके बाद में अफवाह में बैठे हुए या आर्मी की आवाह में बैठे हुए अधिकारी और महिला अधिकारी, ये सब उनका इंटरव्यू लेते हैं। इन इंटरव्यू के माध्यम से उसको बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है, तो ये जवाब देते देते वो थक जाता है। कई बार ड्यूटी जब नहीं होती है उस पीरियड में उसको वहाँ बुलाया जाता है और दिन भर बिठा के रखा जाता है। इन सब की वजह से कभी कभी जवान इतना उत्तेजित हो जाता है कि अपने ही साथियों की हत्या करने से नहीं चूकता। यह एक प्रकार का गुस्सा होता है जो इस फॉर्म में फूटता है। तो ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जिनके पीछे यही कारण सेना ने बताए हैं कि अपनी घरेलू समस्याओं की वजह से और अवकाश न मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं अंजाम दी गई है सेना के जवानों के द्वारा। उपरोक्त परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण पाने वाले जवान को भी, मान लीजिए कि जो हमने ऊपर बताया, इन सब के ऊपर भी कुछ जवान ऐसे होते हैं जिनका नियंत्रण हो जाता है, वो अपने आप पर काबू पाते हैं, तो उसको अवकाश समय पर नहीं मिलता। हमें पता है भारतीय न्यायपालिका की स्थिति क्या है। एक केस 10, 20, 30, 40, 50 साल तक भी चल सकता है, इसलिए समय समय पर कोर्ट में जाना भी जरूरी होता है। लेकिन जिस दिन कोर्ट में जाने की बारी आती है अवकाश नहीं मिल पाता। इमरजेंसी अवकाश मिलने में भी आपको 3-4 दिन लग जाते हैं। जवान की तैनाती इतनी दूर है कि उसको पहुंचने में उतने दिन लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से तालमेल नहीं बैठ पाता है। जवान को भी अवकाश आदि समय पर नहीं दिया जाता है और अनावश्यक परेशान भी किया जाता है। इसका असर केस पर भी पड़ता है और जवान अनचाहे में भी परेशान हो जाता है। कभी अधिकारी जवान से आदेश व कमांड पद्धति से बिना नियम कानून के बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन पर महिला कल्याण संगठन सेना का दबाव होता है। जवान के न मानने पर उसे पागल घोषित कर परेशान करने के केस भी बड़े हैं। आजकल सेना में पागल घोषित करने के नियम भी कठोर बनाए गए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस रूल का मिसयूज होता था। कई बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो घटनाएं सामने आई है। पत्नी ने शिकायत भेजी कि मेरी देखभाल नहीं करता जवान, घर पे पैसे नहीं भेजता, और कुछ ऐसी झूठे जो दहेज के आरोप वगैरह केस करके शिकायत भेज दी। वहाँ पे जब शिकायत कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचती है तो वो जो आदेश है उसका पालन नहीं करते। वो सीधा जवान को बुलाते हैं, उसको कहते हैं पत्नी के खाते में हर महीने 20,000, 25,000 इतने, एक जो उनका मन होता है वही बोल देते हैं, इतने पैसे जमा कर उसकी स्लिप ला के हमको दिखा। और कई जवान ऐसा करते भी हैं, क्योंकि एक इनके अधिकारियों के हाथ में
ये है कि वो नौकरी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इस वजह से इनकी बात माननी पड़ जाती है। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बिल्कुल ही नियम के खिलाफ है। अधिकारियों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जवान ठीक है, लेकिन अधिकारी पढ़े लिखे हैं, वह वहाँ पर नियमों का पालन करने के लिए हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के आदेश देते हैं। कई बार वो कहते हैं कि आप पैसे दे दो, यूनिट से किसी भी व्यक्ति को भेज करके वो उसके खाते में जमा करवा देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी सेना के द्वारा, सेना के अधिकारियों के द्वारा यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि वह जवान को अपने माता पिता का भी पालन पोषण करना होता है, अपने माता पिता को भी खर्चा भेजना पड़ता है। इस वजह से ये जवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यदि आपको ये कहें कि यदि जवान ये बात मानने को तैयार नहीं होता, यदि जवान इतना कह देता है कि मैं ये बात नहीं मान सकता क्योंकि ये नियम के खिलाफ है, तो कई ऐसे अग्रेसिव अधिकारी हैं जो इनको पागल घोषित कर देते हैं। एक फॉर्म आता है वो भर देते हैं और इनको जो वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ पागलों के वार्ड में वहाँ पे लॉक रहता है, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सब कार्रवाई मनमर्जी से होती थी। कुछ मामलों में ऐसा भी आया है जहाँ पर ऐसी कार्रवाई हुई थी। अभी अखबारों में आपने बहुत खबरें पढ़ी होगी, जहाँ पे उस जवान को डायरेक्ट, जब उसके घर वालों को पता चला तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट ही केस करके और उसको जो पागलों का वार्ड था वहाँ से बाहर निकाला गया है। ऐसे कई मामले हैं। तो अभी इनका मिसयूज बढ़ते देख करके सेना ने इसके नियम कठोर बना दिए गए हैं और अभी क्या है कि आसानी से किसी को भी पागल घोषित नहीं किया जा सकता है या पागल का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी तय की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इसका बुरा असर क्या होता है, अब आपको वो बताते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है सैनिकों में आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। ये पिछले 15-20 साल से आप यदि आंकड़े देखोगे सेना में आत्महत्या के, तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सैनिकों में इस आत्महत्या की बढ़ती दर मानसिक तनाव व सही मार्गदर्शन न मिलने से है और प्रभावी सही काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है। सेना में पिछले कई साल से सैनिकों में आत्महत्या की दर बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण आपको यदि हम देते हैं तो आप चौंक जाएंगे। आपको हम उदाहरण देके बताते हैं। वर्ष 2015 तक भारतीय वायुसेना में पिछले 10 सालों में औसतन 15 वायु सैनिक प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना की अनुमानतः संख्या लगभग 2 लाख है और एयरफोर्स का कार्य का माहौल भी आर्मी से कई गुना बेहतर है। फिर भी यह आत्महत्या की दर अधिक है। यही हाल नेवी का भी है। यदि आर्मी को देखें तो इनकी संख्या 13 लाख के करीब अनुमानतः मानी जाती है। संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सामने आया है कि थल सेना में प्रति वर्ष 100 से 150 जवान आत्महत्या करते हैं। हम ये मानते हैं कि वायुसेना और नेवी, इनसे आर्मी का जो कार्य का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नियम कानून का कठोरता से पालन किया जाता है, लेकिन फिर भी जवान 100-150 प्रति वर्ष आत्महत्या यदि करते हैं तो ये कम नहीं है। सरकार को विचार करने की जरूरत है। हालांकि सेना के द्वारा कई प्रकार के प्रयास कर इनकी वजह जानकर नियमों को लचीला बनाया गया है, फिर भी यह अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। सेना में जवान ड्यूटी की वजह से आत्महत्या नहीं करते, बल्कि पत्नी की शिकायतों व माता पिता की सेवा न कर पाने सहित कई घरेलू मामलों की वजह से आत्महत्या करते हैं, जिसमें सेना अपने ही जवान का सहयोग नहीं करती है या वह सहयोग नाकाफी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेना कुछ नहीं कर सकती, किंतु सेना के अधिकारी ही अपने जवानों की इन समस्याओं के प्रति उदासीन है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि सेना में जवानों की इन समस्याओं का हल क्या है। भारत के रक्षा मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012 व 2015 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की बात कही थी जिसमें सेना के जवानों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से सुनकर उन्हें न्याय दे सकें। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया था कि आप अपने जिले, राज्य के सभी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, पुलिस, इनको संवेदनशील करके यह दिशा निर्देश थे और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि जवानों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से सुना जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें सैनिकों के जमीनी मामले, अतिक्रमण, उनकी भूमि पर कब्जे, उनके माता पिता की देखभाल और वैवाहिक मामले में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके बारे में लिखा गया था। किंतु इस पत्र को राजनीतिक स्तर पर कोई तरजीह नहीं दी गई है और न ही सेना ने इस पर जोर दिया है। सेना के अधिकारियों की भी उदारवादी व नियमों के जानकार होना जरूरी है। उन्हें इन मामलों का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान ही नैतिकता व सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना जरूरी है, ताकि जवानों के इन वैवाहिक व अन्य मामलों को संवेदनशील तरीके से सोच सकें। हमेशा अपने जवानों को ही गलत न समझें, हो सके तो उन्हें सहयोग दें। भारतीय सेना के
तीन अंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने लीगल शाखा के अधिकारियों को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। विशेषतः सैनिकों के वैवाहिक मामलों में अग्रेसिव पत्नियों की शिकायतों पर बिना विचार किए कोई निर्णय न दें, क्योंकि इनके निर्णय पत्नी के पक्ष में और एक पक्षीय होते हैं और जवान के पूर्णतया खिलाफ होते हैं। इसमें यह सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का भी पालन नहीं करते और सेना को अपने सैनिकों के वैवाहिक मामलों से जहां तक हो सके खुद को अलग ही रखना चाहिए। और दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे, सेना बुरी नहीं है, कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियम हैं जिनको विचार किया जाना जरूरी है। कोई अधिकारी ऐसा है नहीं जो इन पर विचार कर सके, क्योंकि सेना में एक ये प्रक्रिया है कि ऊपर से नीचे तक कमांड फॉलो होती है, नीचे से ऊपर तक कुछ भी जाना संभव नहीं है। जो भी होना है ऊपर से नीचे आता है। इसलिए इनको कोई भी विचार करने वाला अधिकारी या तो रुचि नहीं लेता है या दूसरे के सामने अपने पॉइंट्स नहीं रखता है। इन नियमों को देखना जरूरी है, इन नियमों पर विचार करना जरूरी है। सेना के द्वारा पिछले कई सालों से सैनिकों के साथ इन मामलों में अन्याय किया जा रहा है। जहाँ तक हो सके सेना को अपने सैनिकों के वैवाहिक मामलों में जो गुजारा भत्ता ग्रांट किया जाता है, इनसे खुद को दूर ही रखना चाहिए। और अंत में हमारा प्रयास यही था कि हम आपको सच बताएं, और हमने अपनी तरफ से जितना हो सका हमने सच बताने की कोशिश की है। हमने कोई सेना का बुरा बताने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो प्रक्रिया में और नियमों में कुछ कमियां हैं वो है ही, उसको हमने बताने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि सेना भी इनके ऊपर कुछ विचार करे, क्योंकि विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है इस पार्ट में। दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि यदि इस तरीके की कोई एप्लीकेशन आती है तो आपको क्या करना है। आप इसका दूसरा पार्ट अवश्य देखेगा।